डिस्कस करेंगे द एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन इज अबाउट कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है और वो क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मीन्स उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है और इस पे चार्ज प्लस क्यू चार्ज है, मीन्स ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो इसके लिए हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा और गॉसियन सरफेस जो हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम इस केस में ड्रॉ करने वाले हैं। तो इसे हम 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। दिस इज अ फर्स्ट पार्ट, सेकंड सरफेस एंड दिस इज अ थर्ड सरफेस। तो अब इस केस में ये एक वायर है, एक कंडक्टर की तरह एक्ट कर रही है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, कि जो कंडक्टर है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये भी एक कंडक्टर है, ये वायर है, तो इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लाइक इधर भी और इधर भी क्या होंगी, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। इस सरफेस को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए पहले हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो फ्लक्स कैसे इक्वल आएगा, फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। बिकॉज इस वाले जो डायग्राम है गॉसियन सरफेस की, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले फर्स्ट पार्ट के लिए, देन सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट के लिए जो इंडिविजुअल वैल्यूज आएंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, उनको हम एड अप करके टोटल फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एंड वी नो दैट फ्लक्स की वैल्यू फॉर क्लोज्ड सरफेस किसके इक्वल होती है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए फॉर द फर्स्ट सरफेस, सिमिलरली ई डॉट डी ए फॉर द सेकेंड सरफेस प्लस ई डॉट डी ए फॉर द थर्ड सरफेस। तो अब यहाँ पे देखो ई डॉट डी ए, जब इसको हम इसके साथ कॉस थीटा लिखेंगे तो उसमें हमें थीटा की वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी इंडिविजुअली। तो इसको जब हम ओपन अप करेंगे तो यहाँ आएगा ई डी ए कॉस थीटा तीनों के लिए। तो इस केस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, लेकिन जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, ये वाली डी ए की वेक्टर। तो यहाँ पे इन दोनों में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है, 0। तो इस केस में जो हमारे पास ये फ्लक्स क्या आएगी, 0 आएगी फर्स्ट सरफेस के लिए। लेकिन जो सेकंड सरफेस है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही वाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तीनों के लिए सेम ही रहेगी, बट एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होगी। तो इस केस में सेकंड वाले जो कर्व्ड सरफेस है, ये इतना कर्व्ड सरफेस है, इसके लिए जो एरिया वेक्टर है वो उसकी डायरेक्शन सेम है एज दी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों में एंगल कितना आएगा, 0, और cos 0 कितना होता है, 1। ठीक है, तो ये इसकी कुछ वैल्यू आएगी, ये 0 नहीं होगा। लेकिन थर्ड सरफेस के लिए भी जब आप यहाँ पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे तो वो भी यहाँ से डाउनवर्ड आएगा, उसकी डायरेक्शन भी। तो इन दोनों में भी एंगल कितना आएगा, 90। तो ये भी 0 हो जाएगा। थर्ड सरफेस के लिए भी फ्लक्स की वैल्यू 0 आएगी। तो नेट फ्लक्स किसके वजह से आएगी, ओनली ड्यू टू सेकंड सरफेस, दैट इज ड्यू टू सेकंड सरफेस ई डॉट डी ए। तो अब इस कॉस की वैल्यू क्या आएगी इस केस में, दोनों में एंगल 0 बन रहा है तो कॉस की वैल्यू 0 एंड कॉस 0 कितना होता है, 1। तो हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी है और गॉसियन सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने आउटसाइड दी इंटीग्रल लिख लिया और यहाँ पे आएगा डी ए कॉस 0, डी ए कॉस 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ पे आएगा ई इंटू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ओनली डी ए रह जाएगा और डी ए की वैल्यू मीन्स एरिया ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, मीन्स जो सिलेंडर का हमारे पास ओनली सेकंड के लिए हमें क्या करना है, सेकंड सरफेस के लिए एरिया फाइंड करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आएगा, आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हो, दैट इज 2 pi r l, 2 pi r l, where l is the length of this cylinder or wire। पहले हम करते थे कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 pi r h, where h is the height of cylinder। यहाँ पे हमने वायर की लेंथ को l सपोज कर लिया, तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा एरिया 2 pi r l। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड नाउ वी यूज गॉस थ्योरम।
गॉस थ्योरम क्या कहती है, दैट फ्लक्स किसके इक्वल आता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन। तो अब इन दोनों इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे फ्रॉम 1 and 2। ये क्या, ये भी फ्लक्स फाई की वैल्यू और ये भी फाई की वैल्यू, तो हम इन दोनों वैल्यू को इक्वल लिखेंगे। तो क्या आएगा, E इंटू 2πRL इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द केस ऑफ वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो E किसके इक्वल आएगा, Q अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू RL। तो Q अपॉन L क्या होता है, ये एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी का हमारे फर्स्ट लेक्चर में। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे Q अपॉन L को हम लैम्डा पुट करेंगे, तो यहाँ पे फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू R, बिकॉज Q अपॉन L तो लैम्डा हो गया। तो this is how we can calculate the electric field for the case of long straight wire where lambda is the linear charge density। और R क्या है यहाँ में, ये जो इस वायर से लेकर इस सिलेंडर में ये वाला जो डिस्टेंस है, मीन्स ये हमारा रेडियस ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस एरिया। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द केस ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। So now we will discuss the second application of Gauss theorem. So इसमें हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो प्लेन शीट के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना है। सपोज ये हमारे पास एक शीट है और इसमें चार्जेस जो हैं वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। लेट्स से ये जो शीट है ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये एक शीट है हमारे पास जो क्या है पॉजिटिवली चार्ज। तो इसके अराउंड हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस। तो अब हम इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया, गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे भी हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये हमारा होगा फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस, और ये हमारा होगा थर्ड सरफेस। यहाँ पे प्लेन शीट ली तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नाउ वी विल कैलकुलेट द फ्लक्स। तो फ्लक्स फाई किसके इक्वल आएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA फॉर द फर्स्ट सरफेस, सिमिलरली E डॉट dA का सरफेस इंटीग्रल फॉर सेकेंड सरफेस, प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA फॉर द थर्ड सरफेस। तो इन तीनों सरफेसेस के लिए हम कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने वायर के लिए किया था। तो अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये वाली, ठीक है। और यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है उसकी भी ये डायरेक्शन है, लेकिन जो थर्ड वाला है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, और एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन यही आएगी DA। लेकिन जो हमारा सेकंड सरफेस है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, वो है हमारी इस तरफ, लेकिन जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, अपवर्ड। तो इस सेकंड वाले केस में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इस तरफ है, लेकिन एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। इसका मीनिंग इन दोनों में एंगल कितना बढ़ रहा है, 90। तो यहाँ इन सेकंड वाले केस के लिए जो φ2 के लिए हमारे पास जो यहाँ पे EDA cos 90 आएगा, और cos 90 क्या होता है, 0। सेकंड केस में हमारे पास जो E डॉट DA cos थीटा आएगा, cos थीटा की वैल्यू आएगी 90। तो 90 मीन्स cos 90 मीन्स वैल्यू 0 आएगी। तो सेकंड केस के लिए हमारे पास जो फाई की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। वी आर लेफ्ट विद ओनली दीज टू एक्सप्रेशन। तो यहाँ से फाई की वैल्यू आएगी
2 इंटू सरफेस इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। 2 इसलिए बिकॉज फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन है वो सेम है, मींस इन दोनों के लिए जो थीटा की वैल्यू आएगी वो भी सेम आएगी। इफ आई इज इक्वल टू 2 इंटू सरफेस इंटेग्रल ऑफ ई इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी 1। तो अब यहाँ से हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया हमने यहाँ पे, तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है कांस्टेंट रहेगा, तो उसे हम इंटीग्रल से आउटसाइड लेंगे। फाई इज इक्वल टू 2e सरफेस इंटीग्रल ऑफ dA। पहले हमने एरिया लिया था लास्ट केस में इस वाली पोर्शन का, मींस जो कर्व्ड सरफेस होता है। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना बिकॉज लास्ट केस में भी हमने सिलेंड्रिकल ही गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था, इस केस में भी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, लेकिन लास्ट केस में हमारे पास जो टोटल फ्लक्स आया था दैट इज ओनली ड्यू टू दिस कर्व्ड सरफेस। लेकिन जो प्लेन शीट के केस में क्या हो गया, जो कर्व्ड सरफेस के लिए था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो 0 हो गया। तो अब हमारे पास जो फ्लक्स है दैट इज ओनली ड्यू टू दिस एंड कैप। ये सर्कुलर जो हमारे पास पोर्शन है सिर्फ इनके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे और उन्हें ऐड करेंगे, तो उसकी वजह से हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी। तो इस केस में बताओ ये जो सर्कल है इसका सरफेस एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से 2e को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई आर स्क्वायर से, तो यहाँ से फाई की वैल्यू आएगी 2e पाई आर स्क्वायर। टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन एंड बाय यूजिंग द गॉस थ्योरम फाई की वैल्यू क्या आएगी q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे इसमें हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे। तो जैसे हमने लास्ट केस में वायर के केस में हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ा था, तो यहाँ पे प्लेन शीट के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा, और सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होता है Q अपॉन एरिया। और यहाँ से जब हम Q की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो Q किसके इक्वल आएगा सिग्मा इंटू ए। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा सिग्मा इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। और ए की वैल्यू जैसे हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट पुट करी है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी ए की वैल्यू को क्या पुट कर दो पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारी अब सेकेंड इक्वेशन है और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो अब फर्स्ट एंड सेकेंड को इक्वेट कर दो, तो क्या आएगा 2e इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर का स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कैंसल आउट हो रही हैं। क्या पाई आर स्क्वायर के साथ पाई आर स्क्वायर कैंसल। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है फॉर प्लेन शीट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। और ये जो क्या है हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द इनफाइनाइट प्लेन शीट which is surface charge density upon 2 into epsilon naught. Now we will discuss the third application of Gauss theorem. इसमें हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। लाइक एक स्फेरिकल शेल है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो शेल है वो होगा ये क्या होगा अंदर से हॉलो होगा, मीन्स इसके जो जितना भी चार्ज है वो क्या होगा इसके आउटसाइड होगा, बाहर होगा, इसके अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। तो और इसके अराउंड अब हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। जैसे हमने लास्ट दो टॉपिक्स में किया था उसमें हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी थी, लेकिन इस केस में हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। जैसे ये जो स्फीयर है तो इसके अराउंड गॉसियन सरफेस भी कौन सी होगी स्फेरिकल। और टेक इट एज पॉइंट O पॉइंट से लेकर ये जो इसका रेडियस है इस स्फीयर का वो कितना है कैपिटल R। और अब इस जो यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल है इसमें हमारे 3 केसेस आएंगे। एक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे आउटसाइड द स्फीयर, देन ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, देन इनसाइड द सरफेस ऑफ स्फीयर। पहले हम फर्स्ट केस के लिए करते हैं। तो ये जो हम कर रहे हैं डायग्राम ड्रॉ दिस इज फॉर द केस नंबर 1। लाइक जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है अब हमें इस P पॉइंट पे फाइंड करना है, मीन्स इस जो स्फीयर है इससे आउटसाइड
हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और O से लेकर P तक के डिस्टेंस को हमने स्मॉल r सपोज किया है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये वाली, और एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन यही है, dA। तो ये क्या हमने ड्रॉ करा है, गॉसियन सरफेस। ये हमारा जो डॉटेड वाला सरफेस हमने ड्रॉ किया है इसको हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। तो फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है आउटसाइड दी स्फेरिकल शेल। तो इसमें हम सपोज करेंगे जो स्मॉल r डिस्टेंस है ये क्या है, ग्रेटर है कैपिटल R से। ऑब्वियस है हमने जो पॉइंट लिया है वो आउटसाइड द स्फीयर लिया है, तो ये जो स्मॉल r है वो ग्रेटर ही होगा कैपिटल R से, ठीक है। तो अब जो फाई की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA। तो अब यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को आउटसाइड से इंटीग्रल लिख लिया और dA इंटू कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा कितना आएगा, 0 डिग्री, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन क्या है, सेम है। यहाँ से कॉस 0 की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो फाई की वैल्यू यहाँ पे हमने E सरफेस इंटीग्रल ऑफ dA आएगी और dA मीन्स एरिया ऑफ द स्फीयर और स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो फाई की वैल्यू आएगी E इंटू 4 पाई r का स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड बाय गॉस थ्योरम फाई किसके इक्वल होता है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हमारे पास E इंटू 4 पाई r स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। या फॉर स्फेरिकल शेल वो क्या आएगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपॉन r स्क्वायर। इसको हमने रीअरेंज करके लिख दिया और हमने कैलकुलेट कर दी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ फॉर द आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। नाउ अब हम केस सेकंड करेंगे। केस सेकंड के लिए क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल करना है। पहले हमने आउटसाइड किया, अब ऑन द सरफेस। तो ऑन द सरफेस के लिए सिंपली जो स्मॉल r है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल R। मीन्स जो P पॉइंट हमने आउटसाइड लिया था इस स्फेरिकल शेल के, अब वो P पॉइंट इस पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा। मीन्स अब यहाँ पे P पॉइंट आ गया तो देखो जितनी ये कैपिटल R स्मॉल r की क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो सिंपली इस वाले एक्सप्रेशन में हमें जो स्मॉल r है उसकी वैल्यू कैपिटल R पुट कर देंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल q अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। So this is the value of electric field on the surface of spherical shell. तो अब हमारा एक लास्ट केस बचा है, that is केस नंबर 3। केस नंबर 3, तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल। तो अब हमारे पास एक स्फीयर वही वाला और इसमें जो चार्ज है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, आउटसाइड द स्फीयर। लेकिन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनसाइड द स्फीयर कैलकुलेट करना है। तो जो गॉसियन सरफेस है अब हमें इसके अंदर ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये वाली। तो इस पॉइंट से ये वाला हमारे पास डिस्टेंस कितना था, O पॉइंट से ये वाला कैपिटल R, रेडियस ऑफ स्फीयर। लेकिन हमने यहाँ पे P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, OP स्मॉल r। तो अब इस केस में क्या हो गया, जो कैपिटल R है वो हमारे पास ग्रेटर देन है स्मॉल r से। तो यहाँ पे जो फाई की वैल्यू को कैलकुलेट करो तो क्या आएगी, दैट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA। और इसमें से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को आउटसाइड लेंगे तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ dA। इस केस में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो सेम है, E dA cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ से फाई की वैल्यू आएगी E इंटू dA की वैल्यू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। तो बाय गॉस थ्योरम हमारे पास फाई किसके इक्वल आता है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट की इक्वल। By Gauss theorem, the total flux is equal to the 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the body. Like 1 by epsilon naught को हम मल्टीप्लाई करेंगे जितना चार्ज बॉडी के अंदर होता है, लेकिन इस केस में तो चार्ज बॉडी के बाहर है। और जो हमारे पास शेल लिया है हमने वो क्या है, हॉलो है, मीन्स अंदर से खाली है, चार्जेस तो बाहर प्रेजेंट है। तो ये जो चार्ज इनक्लोज्ड चार्ज है हमारे पास
ये क्या आएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू आ गई 0। दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करके हमारे पास आएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 0। और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी 0। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनसाइड दी स्फीयर कैलकुलेट करना था, लेकिन उसके अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, चार्ज 0 है बिकॉज स्फीयर इज हॉलो। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी 0। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द केस व्हेन वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल। तो इस तरह से आज हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था वो फिनिश कर लिया। आई होप सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो फॉर फर्दर अपडेट्स मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल। And one more thing, the notes of this whole chapter are available in the description box, so you can check them and give a like to this video.